सबसे पहले मैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को विविध महानगर पालिका के चुनाव में जिस तरह का प्रचंड जनादेश मिला है, उसके लिए महाराष्ट्र की जनता का, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं एक ऐसे सत्य को आपके सबके सामने रखने आया हूं जिसने पूरे लोकतंत्र की आत्मा को हिलाकर रख दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोकतांत्रिक चेतना और बौद्धिक परंपरा को आहत किया जा रहा है, उस पर इस समय राष्ट्रीय विमर्श आवश्यक है। सुश्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से एक निजी संस्थान के कार्यालय में जाती है और वहां से एक फाइल उठाकर लगभग फाइल की चोरी करने का काम करती है, उसे पूरे देश ने देखा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुश्री ममता बनर्जी के इस चौर्य कर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अभी घुसपैठिया मतदाताओं को बचाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया के बीच जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी के रूप में एसआईआर की प्रक्रिया में जुटे अधिकारियों पर दबाव बना रही है, और इस दबाव के कारण 150 जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 110 के बूथ लेवल ऑफिसर BLO श्री अशोक दास, जो एक ईमानदार कर्मचारी थे, उन पर टीएमसी के वार्ड क्रमांक 109 के नेता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने धमकाया कि अगर उन्होंने एक भी अवैध वोटर का नाम मतदाता सूची से हटाया तो न केवल उनके प्राणों पर हमला किया जाएगा, बल्कि उनके परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएगा। उनके बेटे और अन्य परिजनों के लिए भी चेतावनी दी गई कि उन्हें जीवित नहीं रखा जाएगा। इस तरह के बारंबार धमकी से त्रस्त होकर अशोक दास जी ने आत्महत्या करने का मार्ग चुना। घुसपैठिया मतदाताओं को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सुसंगठित होकर एसआईआर के काम में जुटे कर्मचारियों को धमका रही है, उससे सिद्ध होता है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस की पूरी बागडोर घुसपैठिया मतदाताओं के भरोसे पर टिकी हुई है। जिस तरह की अशोक दास जैसे ईमानदार व्यक्ति की एक तरह से हत्या ही की गई है, इसे आत्महत्या करने से अधिक हत्या करार देना ज्यादा इसके लिए उचित शब्द है। टीएमसी जिस तरह की हरकतें कर रही है, उस पर टीएमसी का टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली, एम माफिया और गुंडा राज को प्रश्रय देने वाली, और सी क्रिमिनलिटी और क्राइम कल्चर को बढ़ावा देने वाली पार्टी के रूप में टीएमसी लोगों के सामने आई है। उनके लिए सामान्य नागरिकों की प्राण की कोई कीमत नहीं है, सरकारी कर्मचारियों की जान की उन्हें कोई कीमत नहीं है। वे डर, दमन, चुनावी धोखाधड़ी की राजनीति को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं, जो एक समय बांग्ला
बंगाल के बारे में प्रबुद्ध बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला कहा जाता था। उस सोनार बांग्ला को खूनी खेल की राजनीति से रक्त रंजित करने का काम तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने किया है और एसआईआर के काम में जुटे अधिकारियों को धमकाया कि वहां घुसपैठियों का नाम न काटा जाए। फिर भी जब अधिकारी उनकी इस धमकी को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो उपद्रवियों ने कार्यालय को घेर लिया, कार्यालय को फूंक दिया, मशीनें तोड़ दी और अधिकारियों पर हमला किया। और उसके लिए बहाना क्या बनाया कि अल्पसंख्यकों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। घुसपैठियों को बचाने के लिए अल्पसंख्यकों की आड़ लेने का काम तृणमूल कांग्रेस पार्टी कर रही है और घुसपैठिया मतदाताओं के भरोसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी अपनी जो है वोट बैंक की राजनीति को पुख्ता करने का काम कर रही है। बंगाल में आज फेक आईडी सक्रिय देश के किसी भी हिस्से में जब कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उसके पास से बंगाल का ही दस्तावेज बरामद होता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी द्वारा पोषित और संरक्षित जो देशद्रोही तत्व है वो 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक में राष्ट्रीय पहचान बनाने का नेटवर्क संचालित कर रहे हैं और ये घुसपैठिए इसी फेक आईडी के सहारे पूरे देश में एक तरह से अपना कब्जा जमाने के काम में लगे हुए हैं। तुष्टीकरण की इसी राजनीति के तहत 72 ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में बीते 11 वर्षों से बारंबार केंद्र सरकार के प्रयास के बावजूद इन इलाकों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वहां फेंसिंग का काम नहीं हो पा रहा है। 72 ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों की फेंसिंग का काम रुका हुआ है और इन्हीं इलाकों से घुसपैठिए भारत में प्रवेश करते हैं और उन घुसपैठियों को जो है फेक आईडी उपलब्ध कराने का काम टीएमसी द्वारा पोषित संरक्षित नेटवर्क किया करता है। ऐसे में अब हमारा जो है ममता बनर्जी जी से यह देश जो सवाल पूछ रहा है वो आप सबके सामने हम रखना चाहेंगे। सवाल 1, क्या अशोक दास की पत्नी और अनाथ हुए बच्चों को पश्चिम बंगाल की सरकार न्याय देने में समर्थ है? क्या सुश्री ममता बनर्जी अशोक दास को हत्या के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को टीएमसी से निकालेंगी? क्या पश्चिम बंगाल में अब चुनाव आयोग की स्वतंत्र प्रक्रिया का पालन करना मौत की सजा बन गया है? कब तक आप अपने वोट बैंक के लिए पश्चिम बंगाल को अराजकता की आग में झोंकेंगी? ममता जी कृपा करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने पर क्यों आमादा हैं? ये तो रही बात ममता बनर्जी की। एक पंजाब के भी मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। इन भगवंत मान ने जो पार्टी आम आदमी पार्टी मीडिया के बल पर ही पार्टी के रूप में उभरी, जिस आंदोलन के उभार का सबसे बड़ा मंच मीडिया रहा, उस चौथे स्तंभ पर जिस तरह से जो है भगवंत सिंह मान की सरकार प्रहार कर रही है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और 1975 के आपातकाल को याद दिलाने वाला है। केजरीवाल की कठपुतली भगवंत मान सरकार ने पंजाब में प्रख्यात दैनिक पंजाब केसरी पर बिना किसी आदेश के रेड डाली, वहां के पत्रकारों और कर्मचारियों को पीट कर घायल कर दिया, अखबार के दफ्तर का
ताला तोड़ दिया गया। यह सरासर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भगवंत सिंह मान की सरकार द्वारा किया गया घातक हमला है। भारतीय जनता पार्टी इस आपातकाल के दौर को याद दिलाने वाली 1975 के आपातकाल को याद दिलाने वाला है। केजरीवाल की कठपुतली भगवंत मान सरकार ने पंजाब में प्रख्यात दैनिक पंजाब केसरी पर बिना किसी आदेश के रेड डाली, वहां के पत्रकारों और कर्मचारियों को पीट पीट कर घायल कर दिया, अखबार के दफ्तर का ताला तोड़ दिया गया। यह सरासर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भगवंत सिंह मान की सरकार द्वारा किया गया घातक हमला है। भारतीय जनता पार्टी इस आपातकाल के दौर को याद दिलाने वाली पंजाब सरकार की करतूत की घोर निंदा करती है। पंजाब केसरी समूह के बठिंडा प्रेस में बिना किसी आदेश के, बिना नोटिस के रेड डालकर वहां के कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। कई कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। कुछ लोगों को जो है इतना बुरी तरह से मारा गया, उन्हें बठिंडा सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसी तरह जालंधर स्थित सूरानुसी प्रिंटिंग प्रेस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उच्च अधिकारी और कर्मचारी पुलिस बल के साथ जबरदस्ती अंदर घुसे और अखबार के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। अंदर के गेट का ताला तोड़ा गया। अवैध तरीके से कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। केजरीवाल द्वारा संचालित विकलांग भगवंत मान सरकार की मीडिया की आवाज को दबाने की यह घृणित कार्रवाई लगातार जारी है। यह कोई पहली बार नहीं है जब अराजक केजरीवाल की सरकार ने चौथे स्तंभ पर हमला किया। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी इस तरह की हरकतें करती रही है। 2 नवंबर 2025 की आधी रात को केजरीवाल के इशारे पर पंजाब पुलिस ने पंजाब से छपने वाले सभी समाचार पत्रों की प्रेस वैन को अवैध तरीके से जब्त कर लिया था। ड्राइवरों के मोबाइल छीनकर उन्हें बंधक बना लिया गया था। जिन समाचार पत्रों में केजरीवाल के खिलाफ खबर छपी थी, उनके अखबारों को जब्त करके जला दिया गया था। इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। सबसे पहले भगवंत मान की सरकार ने केजरीवाल के आदेश पर पंजाब से छपने वाले प्रसिद्ध पंजाबी अखबार अजीत ग्रुप पर भी हमला किया। उस पर FIR करके उसे दबाने के लिए हर संभव दबाव बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने उन यूट्यूबर्स के ऊपर भी रेड डाली जो पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार की आलोचना करती हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने वाले केजरीवाल के इस कुकर्मी व्यवहार की आलोचना करती है। इन सबसे भी आगे बढ़ा हुआ एक मामला है भांडेर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक है फूल सिंह बरैया। फूल सिंह बरैया ने तो सारी हदें तोड़ दी। फूल सिंह बरैया ने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने समग्र नारी समाज का अपमान करने का कुकर्म किया है। फूल सिंह बरैया ने कहा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है और रेप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इंडिया में रेप सबसे ज्यादा किसके होते हैं, ये फूल सिंह बरैया कह रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के बरैया का कहना है कि रेप की थ्योरी ऐसी है कि अगर कोई भी खूबसूरत लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो सामान्य आदमी का ब्रेन विचलित हो सकता है और वो रेप कर सकता है। आदिवासियों में कौन सी अति सुंदर स्त्री है, SC में कौन अति सुंदर स्त्री है,
ओबीसी में ऐसी स्त्रियां हैं, सुंदरियां हैं, और इन पर जो है बलात्कार होता है। इतने पर ही फूल सिंह बरैया नहीं रुके। फूल सिंह बरैया ने कहा कि हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि अनुसूचित जाति की समाज की महिलाओं के साथ अगर कोई बलात्कार करता है, सहवास करता है, तो उसे काशी तीर्थ के बराबर पुण्य मिलता है। जब बरैया से पूछा गया कि कौन से ग्रंथ में लिखा गया है, तो उन्होंने गोल मोल जवाब देते हुए बात को टालने की कोशिश की। लेकिन जब पत्रकारों ने दबाव बनाकर उनसे पूछा, तो उन्होंने रुद्र यामल तंत्र का नाम लिया कि रुद्र यामल तंत्र में यह लिखा हुआ है, जबकि रुद्र यामल तंत्र में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई है। 14 जनवरी 2026 को एक दलित एजेंडा कार्यक्रम में श्रीमान बरैया ने कहा कि संयुक्त चुनाव प्रणाली से एससी एसटी विधायक कुत्ते जैसी हालत में है। यानी एससी एसटी की तुलना कुत्ते से करने का कुकर्म फूल सिंह बरैया ने किया। 18 जनवरी 2025 को इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने ग्वालियर में आकर आत्महत्या की थी। 5 अक्टूबर 2024 को इन्हीं फूल सिंह बरैया महोदय ने कहा था और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दी थी कि अगर मशीनों का दुरुपयोग हुआ चुनाव में तो वो लोगों के हाथ तोड़ देंगे और आंखें फोड़ देंगे। 2 अक्टूबर 2020 को इन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति के लोग अगर जो है जागे नहीं तो सवर्ण इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो फूल सिंह बरैया 2020 से लेकर 2026 तक लगातार इस तरह की बातें करते हैं, और कांग्रेस फूल सिंह बरैया जैसे नेताओं का संरक्षण करती है। यानी जिनकी मानसिकता रेपिस्ट की है, ऐसे रेपिस्ट की मानसिकता वाले फूल सिंह बरैया को राहुल गांधी अपनी पार्टी में क्यों रखते हैं? उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? कांग्रेस जिस तरह से फूल सिंह बरैया जैसे नेताओं का संरक्षण करती है, उससे सवाल पैदा होता है कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा इस तरह से रेप का समर्थन करने वाले नेता का संरक्षण लगातार करती रहेंगी? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। धन्यवाद।